नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए और पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लिख सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो ट्विटर था पहले, वहां आप वोट भी कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं और आज हम जिन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी की किस तरीके से सुपारी दी गई है उनकी हत्या की। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरी खबर, क्योंकि ये सुपारी एक मौलाना ने 1 करोड़ रुपए मिली है। हालांकि सूरत पुलिस के द्वारा इस मौलाना को धर दबोचा गया, इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कनाडा को एस जयशंकर की ओर से जो 2 टूक जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है और भारत को बदनाम करने की एक ये कोशिश भी है। इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के दिवालियापन की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार दिवालिया होती जा रही है। कांग्रेस कई स्थानों पर संसाधनों की कमी और फंडिंग की कमी की बात कर रही है, इससे जूझ रही है और कांग्रेस नेता अब खुले तौर पर यह कहने लगे हैं कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। हाल ही में जो एक विकेट गिरा, आपको पता होगा, पूरी की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से यहां नेता बहुत ज्यादा परेशानी में है। अयोध्या में मोदी की गूंज आज सुनाई दी है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि अयोध्या से पहले इटावा और सीतापुर में भी पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और अयोध्या में रामलला जी के दर्शन किए, भव्य रोड शो भी किया। उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं और आखिर में हम बात करेंगे रेगिस्तान में आई बाढ़ की, क्योंकि सऊदी अरब के रेगिस्तान में बाढ़ का जो मामला है वो लगातार गंभीर मामला बनता जा रहा है, जहां दुबई में 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई और इससे हालात जो हैं वो और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। कर्नाटक की बात करेंगे, जहां पर जिहादी बहुत ज्यादा बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिहादी सद्दाम हुसैन ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही क्लास में पढ़ने वाली 19 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदू विरोधी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस नेता विजय नामदेवराव वड्डेटीवार का एक विवादित बयान सामने आया है और उज्जवल निकम को उसने देशद्रोही बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे मोहन यादव वर्सेस खड़गे की, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच में यह पलटवार हो रहा है। पहले वार होता है, उसके बाद पलटवार होता है, यह भी आपको बताने वाले हैं। और आखिर में हम बात करेंगे पक्ष विपक्ष के पलटवार की, क्योंकि पीएम मोदी भी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर न केवल निशाना साध रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उसके शासनकाल में उसको लेकर भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और घेरने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अब कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर लगातार झूठ फैला रही है, लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि खबर की शुरुआत करेंगे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी से, जिनकी हत्या की सुपारी ली गई है और यह सुपारी एक मौलाना ने 1 करोड़ रुपए मिली ही। हालांकि सूरत पुलिस के द्वारा मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत पुलिस कमिश्नर ने उसे मीडिया के सामने भी प्रस्तुत किया। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसमें उसने ये बताया कि मौलाना को ये सुपारी बॉर्डर पार दुश्मन देश पाकिस्तान से मिली है, जिसकी रकम 1 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ही आरोपी मौलाना को हत्या के लिए हथियार भी दिए गए थे। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वयं पुलिस कमिश्नर ने की, जिसमें नुपुर शर्मा, टी राजा और उपदेश राणा के नाम भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि इस सुपारी के पाकिस्तान से लेकर कई अन्य इस्लामिक देशों से भी तार जुड़े हुए हैं, जहां सुरेश चौहान के जी के साथ साथ विधायक राजा सिंह, नुपुर शर्मा और उपदेश राणा कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी ने स्वयं कॉल करके इस बात की जानकारी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को अपना ध्यान रखने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। तो दूसरी ओर डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने गृह मंत्री का धन्यवाद करते हुए उनका आभार प्रकट किया, उनका आभार व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। गुजरात पुलिस ने मेरे हत्या की सुपारी लेने वाले आतंकवादी को पकड़ा है और 1 करोड़ रुपए और साथ साथ में आधुनिक हथियार, पाकिस्तान साथ में अन्य इस्लामिक देशों के साथ उसके तार जुड़े हैं, ये पता चला है। मैं गुजरात पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी साथ में नुपुर शर्मा और टाइगर राजा और उपदेश राणा की हत्या की सुपारी लेने वाले आतंकवादी को पकड़ा है।
साथ साथ में मैं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने फोन करके जानकारी भी दी और हम लोगों की सुरक्षा के प्रति वो चिंतित है और जांच का आश्वासन भी दिया है। लेकिन मैं जिहादियों को खुली चुनौती देता हूं। ऐसा पीठ में खंजर मारने के बजाय हिम्मत है तो स्थान डेट तय करो, वहां पर पहुंचेंगे, आमने सामने लड़ेंगे। अरे धर्म के लिए अगर बात करनी है, वैचारिक बात करनी है तो आओ बहस करते हैं, और अगर लड़ना है तो वे आमने सामने लड़ते हैं। ये दूसरे देशों से पैसे लेके, दूसरे देशों से हथियार लेकर पीठ में खंजर मारने वाली ये नपुंसकता छोड़ो, आमने सामने आकर लड़ो। सुरेश चौहान के पहले भी अपनी बात पर अड़िग था, बिंदास बोलता था और आगे भी बोलता रहेगा। न डरेंगे न रुकेंगे, बल्कि ऐसी हमारी सुपारी दी है, पता चलने के बाद और ज्यादा गति से काम करेंगे। चलिए जनमत में अब बात एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की करते हैं जिसके सहारे कनाडा अक्सर भारत को घेरने की कोशिश करता है। दरअसल हम बात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कर रहे हैं, उसकी हत्या के मामले की कर रहे हैं, जिस पर अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां कनाडा पुलिस ने 3 भारतीय मूल के लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ और खुलासे किए थे। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कनाडा वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इसी को लेकर एक विशेष और खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जरा देखिए आप। कनाडा में हत्या, भारत पर आरोप और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में 3 भारतीय मूल के लोगों की गिरफ्तारी, जिसने अब कनाडा में हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्या मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। जहां कनाडा पुलिस ने इस हत्या मामले में करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ नामक 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि जिस दिन निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर हत्या की गई थी, उस दौरान इन लोगों ने शूटर और वाहन चालक आदि का काम किया था। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्होंने छात्र वीजा पर कनाडा में प्रवेश किया था, जिन पर कनाडा पुलिस ये आरोप भी लगा रही है कि इन्होंने भारतीय खुफिया विभाग के निर्देश पर निज्जर को गोली मारी थी। कनाडा में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा कभी भी कोई सबूत नहीं देता, बल्कि अपने यहां होने वाले अपराधों के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर वहां जो कुछ भी हो रहा है, वो ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। कनाडा पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन कनाडा एक अपवाद है। खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा में लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहा है, लॉबी बना रहा है और एक वोट बैंक बन गया है, जिससे कनाडा में सत्तारूढ़ दल के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ दल खालिस्तान समर्थक नेताओं के भरोसे हैं। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया। कनाडा कुछ मामलों में भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं करते। वहां की पुलिस एजेंसियां हमारे साथ सहयोग नहीं करती। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, जिससे भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है और वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसको लेकर हमने लोगों से सवाल पूछा। जब हमने लोगों से सवाल पूछा, सवाल यह था कि क्या कनाडा वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जैसा कि हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह रहे हैं। तो 92% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। मात्र 8% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं।
कनाडा जो है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कहने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा 92% लोग ये मानते हैं कि हाँ कनाडा इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। और अब जनमत में बात करेंगे कांग्रेस के दिवालियापन की, जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। इस दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कांग्रेस कई स्थानों पर संसाधनों और फंडिंग की कमी से जूझती नजर आई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर जैसी अहम सीट पर भी कांग्रेस को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है और कांग्रेस नेता खुले तौर पर यह कहने लगे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, इसकी वजह क्या है और क्यों कांग्रेस फंड क्राइसिस से जूझ रही है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। तो पड़ा है, पैसा ही नहीं है, क्या करें? सब तो वो ले गए इलेक्टोरल बॉन्ड में। आप हमसे पूछते हो कि साहब हम तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। जैसे आजादी के आंदोलन में बिरला जी ने महात्मा जी को और कांग्रेस पार्टी को बाद में फंड्स देने शुरू किए थे। शुरू में तो हम ऐसे ही चलते थे, फकीर की तरह आंदोलन करते थे और सफल हो जाते थे। तो कांग्रेस को जब आप एकदम मजबूर कर दोगे ना तो कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी। अब आप देखिएगा इस चुनाव में कांग्रेस जहां फंड न मिलने से दिवालियापन से जूझ रही है और इसका नतीजा भी मैदान में दिख रहा है, तो वह बीजेपी पर आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जन समर्थन के लिए जूझ रही है। जनता के भावनाओं से खेलने वाले लोग, जनता को ठगने वाली पार्टी सब चीज के लिए तरसने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज जन समर्थन के लिए भी जूझ रही है। जनता दूर जा चुकी है। जनता के भावनाओं से, जनता के इच्छा आकांक्षाओं से खेलने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, जनता को ठगने वाली पार्टी, ये तो सब चीज के लिए तरसने वाली है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले 1 या 2 सीटें ही मिली हो, लेकिन पार्टी का प्रचार अभियान इतना कमजोर कभी नहीं रहा। इसकी वजह फंड क्राइसिस तो मानी ही जा रही है। यही वजह है कि उड़ीसा के पुरी में कांग्रेस की प्रत्याशी को अपनी टिकट पैसों की तंगी के कारण लौटानी पड़ी। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी और नेताओं के बीच अंतर्कलह भी बड़ी वजह है। इसके बावजूद पार्टी प्रदेश में दिग्गजों के बूते पहले से अधिक सीटें जीतने का दावा करती नजर आ रही है। कांग्रेस के दांव में कितनी गहराई है, ये तो अब 4 जून को चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में इन दिनों चुनाव का त्योहार चल रहा है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अब खुले तौर पर कहने लगे हैं कि हाँ, हमारे पास पैसों की कमी है। ऐसे में किस तरह से चुनाव परिणाम में ये बातें प्रभावशील दिखती हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसको लेकर हमने लोगों से सवाल पूछा। हमने पूछा कि क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस फंड की कमी से जूझ रही है? यहां मामला बहुत ज्यादा बराबरी का लगता है। 40% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ और 54% लोग ये कहते हैं कि नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर आपको इसमें नजर नहीं आएगा और मामला बराबरी का लग रहा है। हालांकि नहीं कहने वाले लोग हैं 54% और हाँ कहने वाले लोग हैं 40%। तो देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में पहुंचकर चुनावी रैलियां की हैं। आज इटावा और सीतापुर में भी पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये दोनों ही पार्टियां अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही परिवारवाद की राजनीति पर भी हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले परिवार के ही लोग पीएम और सीएम बनते थे। ऐसी कुप्रथा थी कि पहले शाही परिवार का वारिसी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन इस कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दिया। वहीं इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मेगा रोड शो में शामिल हुए। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। इस दौरान रोड शो में हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजे और पूरा रोड शो मोदी के नारों से गूंज उठा। जनसभा पर इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसभा में भी कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। रामलला का
साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के शाहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। बात जानना चाहता हूं, वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370, आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी। ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जब इसको लेकर हमने पोल किया, हमने लोगों से सवाल पूछा कि भाई बताइए, पीएम मोदी की रैलियों से क्या चुनाव में किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? ये हमने सवाल किया था। हालांकि ये इसके पहले इस सवाल का जवाब तो हम आपको दिखा चुके हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो अभी सवाल आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, इसका जवाब बराबर का लग रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की जो रैलियां हैं उसका असर चुनाव में पड़ेगा? 90% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, मात्र 10% लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। सवाल ये था कि क्या पीएम मोदी की रैलियों से चुनाव में असर पड़ेगा? जहां जहां पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, क्या वहां से बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी? ऐसा कहने वाले 90% लोग हैं जो कहते हैं हाँ, मात्र 10% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जनमत में अब बात करेंगे यूएई में प्रकृति के कहर की, क्योंकि जहां दुबई में कृत्रिम बारिश के चलते हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, और इसकी तस्वीरें देखने से ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना किस तरीके से भारी पड़ जाता है, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण है सऊदी अरब का रेगिस्तान और उसमें बाढ़ आना, जहां दुबई में 2 साल की बारिश एक ही दिन में हो गई। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और आसपास के इलाकों में भी भयानक बारिश हुई है।
क्या इसकी वजह क्लाउडिंग सीडिंग है या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा? क्या है पूरी खबर, इसी पर देखिए हमारी ये खास और विशेष रिपोर्ट। इतनी भयंकर बारिश हुई है कि वहाँ की रेगिस्तानी जमीन भी इतने पानी को सोख नहीं पाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि ये पानी सड़कों पर आकर गाड़ियों और मकानों को अपने लपेटे में बहा कर ले जाने लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस फ्लैश फ्लड के चलते लोग बाहर आने से डर रहे हैं। इससे पहले आपने दुबई की तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन सऊदी अरब के आगे वो तस्वीरें आपको कम नजर आएंगी। रेगिस्तान में बसा ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है। अचानक इस डेजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू हुई है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बिजलियां कड़क रही हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया और फिर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस आया। स्कूल बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। यह इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था, जिसका खामियाजा सऊदी अरब भुगत रहा है। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। दरअसल दुबई में पानी की कमी रहती है, इसीलिए यहाँ की सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की सोची। प्रक्रिया भी पूरी की गई, लेकिन ये मामला इस बार बिगड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमने सवाल पूछा लोगों से कि यूएई को क्लाउड सीडिंग करना क्या भारी पड़ रहा है। 91% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ, और 9% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़कर है, और वो हैं 91% लोग। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर जिहादी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिहादियों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के हुबली से कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या का मामला सामने आया था, वहीं अब एक बार फिर से कर्नाटक के हुबली नवानगर से एक और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिहादी सद्दाम हुसैन ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली 19 वर्ष की नाबालिग छात्रा के साथ 19 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। और इस घटना की सूचना मिलने के बाद जब कर्नाटक पुलिस ने जिहादी सद्दाम को पकड़ने की कोशिश की, तो इस जिहादी ने पुलिस कांस्टेबल पर ही चाकू से हमला कर दिया, चाकू से वार कर दिया। जिहादी के इस हमले के बाद पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की, लेकिन जब जिहादी ने चाकूबाजी बंद नहीं की तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, यानी कि पुलिस को ऐसा करना पड़ा और पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। इस दौरान पुलिस कमिश्नर रेणुका ने बताया है कि आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और घायलों की स्थिति स्थिर है। क्या कुछ कहा है पुलिस कमिश्नर रेणुका ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। So yesterday, to complete the arrest formalities, when we were trying to bring the accused Saddam Hussein to the police station, he has assaulted one of my constable and inspector. Both the constable and inspector have sustained injury, and in self-defense, we have fired a shot at the accused to the left leg. And he was immediately shifted to hospital where he is stable. Both my officer, Inspector Vidyagiri, Inspector Sangamesh, and the constable, both of them, they are undergoing treatment. What is the status of both police officers? They are stable, but they have to be, their vitals are has to be stabilized, so they are undergoing treatment. Both my officers are undergoing treatment. In which place this incident? This is in Suttagatti, APMC police station limits, Suttagatti. At what time? Around 12:10 this early morning. What is the matter? Why what is there in complaint? We have received in fact yesterday around evening we receive a medical legal MLC intimation from the hospital stating that the underage girl is pregnant. So immediately our officers go to the hospital, and upon further inquiry we found that one minor girl, she's been
impregnated by accused. So after collecting the details of the accused, we have taken up a FIR, and after the registration of the FIR, the accused was identified and we secured it. और हमने लोगों से सवाल किया, जो सवाल हम लगातार करते रहे, इसके पहले भी हमने पूछा था कि क्या कर्नाटक में जिहादी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर्नाटक में जिहादियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ऐसा कहने वाले 95% लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना में 95% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कर्नाटक में जिहादियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिहादी अपने काम को बड़े आसानी से अंजाम दे रहे हैं और इनमें ना पुलिस का कोई डर है, ना प्रशासन का कोई खौफ है, और सरकार तो क्या कर रही है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। चलिए, जनमत में अब बात करेंगे कांग्रेस के तुष्टीकरण की, जहां कांग्रेस के एक बड़े नेता ने 26/11 हमले पर एक विवादित बयान दिया है और इस हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों में से 9 को मार गिराया गया। लेकिन तुकाराम उम्बाले जैसे बहादुर कांस्टेबल के बलिदान के कारण अजमल कसाब पकड़ा गया, और अजमल कसाब अगर गिरफ्तार नहीं होता तो शायद सारे सबूत होने के बावजूद भी इस घटना को भगवा आतंकवाद का तमगा दे दिया जाता। अब 26/11 हमले पर कांग्रेस के नेता विजय नामदेव राव वट्टीवार एक विवादित बयान दे बैठे हैं, जिस पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। ये क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला है क्या, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एक बार फिर से भगवा आतंकवादी को की जो कहानी है, जो राग है, उसका आलाप रहे हैं और भगवा आतंकवाद की कहानी को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण वाली सोच का जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस के नेता का 26/11 हमले से जुड़ा ये बयान, जहां कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार ने कहा कि आईपीएस हेमंत करकरे की जिस गोली से हत्या हुई वो अजमल कसाब या अन्य आतंकियों ने नहीं, बल्कि एक आरएसएस को समर्पित पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। असल में वो अधिवक्ता उज्जवल निकम पर निशाना साध रहे थे। वो उज्जवल निकम ही थे जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के फंदे पर पहुंचाया था। लेकिन कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार उन्हें देशद्रोही कहते हैं। भाजपा ने इस बयान का करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस अजमल कसाब का पक्ष ले रही है। वहीं उज्जवल निकम ने कहा कि वो ऐसे बेबुनियाद आरोप से दुखी हैं, जिससे उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान से दुआएं आने के पीछे का कारण समझ में आ गया है। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान अजमल कसाब को समीर दिनेश चौधरी नाम दिया गया था। उसकी पहचान बेंगलुरु के एक छात्र की बनाई गई थी और उसे कलावा भी पहनाया गया था। ये सब इसलिए ताकि वो हिंदू दिखे। सोचिए, अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो फिर पाकिस्तान की साजिश सफल हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमने इस पर एक पोल किया, लोगों से हमने पूछा कि कांग्रेस नेता विजय नामदेव का क्या उज्जवल निकम पर ये जो बयान है ये गलत है। देखिए, 80% से ज्यादा, यानी कि हाँ 80% लोग जो हैं वो नहीं 90% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, और मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं गलत। हालांकि जो आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं ये गलत आंकड़ा चल रहा है। लेकिन उज्जवल निकम के इस बयान को लेकर हमने लोगों से सवाल पूछा, नहीं हमने सवाल ये पूछा था कि कांग्रेस के नेता विजय नामदेव राव ने जो उज्जवल निकम को लेकर जो बयान दिया है, क्या ये बयान ठीक है? तो हाँ कहने वाले जो है, जो लोग हैं, बयान गलत है ना, हमने ये पूछा तो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसा तो बयान देना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की तो ये आदत हो गई है। 90% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ गलत है, और मात्र 10% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं।
देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से थम चुका है और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर वार और पलटवार हुआ है। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद मालूम नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चंदा लो धंधा दो पर काम किया है। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताकर बीजेपी सत्ता में आई। अब किस तरीके से वार हुआ और किस तरीके से पलटवार हुआ है, जरा आप खुद सुन लीजिए। दिखाते हैं आपको बयान 3। 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। जिनको खुद को मालूम नहीं वो करने वाले क्या है, आप अंदाज लगा लो। 2014 में लॉन्च किया इनको, 2014 में, और अच्छी खासी सरकार तो गई कांग्रेस 4 से 14 तक। इनको जैसे ही लॉन्च किया धर्म से सरकार गई और 115 विधायक रहे, फिर भी माने। फिर लॉन्च किया 2019 में, किसी हालत में अपनी बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रह गए 115 से घट करके, और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। 45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी, उसका फिक्र उनको नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलते। बेरोजगारी के बारे में बोले तो वो बोलते भैंस, 2 भैंस नहीं 1 भैंस जाएगा। हम बोलते कमर तोड़ महंगाई हो गई, कुछ करो, तो वो बोलते हैं कि आपकी जमीन छीन लेंगे। अमीर गरीब की जो बढ़ती खाई है, मैं अभी कहा था, तो उसके बारे में मैं पूछे तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस आई तो ये सब लूट लेके जाए। अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ये हम अलग अलग धर्म पर चले, अलग अलग प्रदेश में रहे, अलग अलग भाषा बोले, पर उससे कोई दीवार हमारे बीच खड़ी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को उन्नति में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो आपको याद होगा कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी की हत्या की साजिश रची गई और उन्हीं में से एक नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं टी राजा, उनकी भी हत्या की साजिश को रचा गया। उसका खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है और खुद गुजरात पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। लेकिन अब टी राजा की इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। सूरत पुलिस ने एक मौलवी को अरेस्ट किया। वो मौलवी छोटे बच्चों को पढ़ाता था। दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश का खाते हैं उस देश से गद्दारी करने वाले आज भारत देश में बहुतों की संख्या बढ़ चुकी है। हर कोने में एक देश द्रोही नहीं कर रहा है। आखिर हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो पाकिस्तान से लिंक लगाकर नए नए हथियार लेकर आने का प्रयत्न करते हो? 1 करोड़ रुपए की सुपारी हिंदू नेताओं को मारने के लिए लेते हो।
एक मौलवी अरेस्ट होता है और उसकी लिस्ट में मेरा नाम होता है, हमारे सुरेश चौहान जी जो कि सुदर्शन चैनल के चेयरमैन है उनका नाम होता है, हमारी बहन विपुल शर्मा जी का नाम होता है, और एक राणा जी है उनका नाम होता है। यानी आप हिंदू नेताओं को मारने के लिए पाकिस्तान से भी आप सुपारी लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भारत देश है और भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है जो आतंकवाद का भी खात्मा करना जानता है और आतंकी समर्थकों का भी खात्मा करना जानता है। ये पहली बार नहीं है, कईयों बार आतंकवादियों द्वारा हमें धमकियां मिलती थी, हमें मारने का प्रयत्न किया गया, कईयों आतंकवादी पकड़े भी गए, लेकिन तब हम नहीं रुके, तो अब हम क्या रुकेंगे? मरते दम तक हिंदुत्व का कार्य करते रहेंगे और जब तक भारत देश को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते तब तक हम रुकने वाला नहीं है। और तुम जो नपुंसक हो ना, जो पाकिस्तान से जो 1 करोड़ की जो फिरौती लेते हो हमारे खिलाफ, याद रखना तुम्हारे जैसे जितने भी रहेंगे उनका नामो निशान खत्म करना ही हमारा लक्ष्य रहेगा। तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी, अनवरत ये संघर्ष चलता रहेगा और ना हम डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना थकने वाले हैं। ये साफ कर दिया है टी राजा ने। और यही बात सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी भी कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से इस्लामिक जिहादियों के लिए, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए और इस्लामिक आतंकवादियों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, बिंदास बोलता रहूँगा। मैं ना रुकूंगा ना मैं डरूंगा। और धमकी देने वाले अपनी औकात में रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसी धमकियां लगातार इसके पहले भी उनको मिलती रही हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।